हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 12 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल हम लोगों ने 11th ऑफ फेब के करंट अफेयर डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और आज हम उसे रिकैप भी कर लेंगे। क्लियर है? तो आज हमें बात करनी है 12th ऑफ फेब के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखिएगा क्या क्या है डिस्कशन का टॉपिक। तो सबसे पहले तो हमें बात करनी है आज के इम्पोर्टेंट डे। आज हम कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हम देखेंगे। इसके बाद हमें बात करनी है पीएम अजय स्कीम के बारे में। हमें सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया है, उस पर बात करनी है। आरबीआई ने एक नई कमेटी का फॉर्मेशन किया है जिससे फाइनेंशियल मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है उसके टाइमिंग को रिव्यू किया जा सके। तो उस कमेटी के हेड कौन है, उस कमेटी के ऊपर डिस्कशन करना है। और यहाँ पर नासा का जो अपकमिंग न्यू मिशन है उस नए मिशन पे हम बात करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू। वीडियो के एंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है? और बिल्कुल मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊंगी। आप लोगों की विशेस मेरे साथ हैं और मुझे आप लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं। और जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊंगी तो वापस से हम अपने उसी एनर्जी के साथ हम अपनी क्लासेस को वापस से रिज्यूम करेंगे। और जो मंथली मैगजीन है वो भी आपको कल या परसों तक मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का इम्पोर्टेंट डे। तो 12 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। अब इसकी कहानी समझिएगा। हमारे देश में एक काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था जिसका नाम है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 12 फरवरी 2022 को हुआ था। और ये रजिस्टर है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960। तो इसी दिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी सेलिब्रेट करता है। और नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक 12 से लेकर 18 फरवरी के बीच में सेलिब्रेट होता है। नाउ बात करते हैं अबाउट द थीम। तो थीम है फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। अब आज ना चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने सुना होगा जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में हमें बताया था। तो आज चार्ल्स डार्विन की भी बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्म भी 12 फरवरी मतलब आज ही के दिन 1809 में हुआ था। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है और ये चार्ल्स डार्विन की बुक है। तो आज हम डार्विन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा आज क्या है? बिल्कुल सही बात है, महाकुंभ में शाही स्नान है। क्यों है? क्योंकि आज माघ मंथ की पूर्णिमा है। और माघ मंथ की पूर्णिमा को बर्थ एनिवर्सरी होती है गुरु रविदास जी की। तो आज गुरु रविदास जयंती भी आपको देखने को मिल जाएगी। आज है पूर्णिमा तिथि ऑफ माघ मंथ। ठीक है? संत रविदास जी भक्ति मूवमेंट से संबंधित है। ऐसा बताया जाता है कि जो मीराबाई है, मीराबाई के स्पिरिचुअल लीडर भी गुरु रविदास जी को बताया जाता है। इनका जन्म 1377 कॉमन एरा मतलब सीई में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आज हम गुरु रविदास जयंती भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कई सारे स्कूल में आज ऑफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी के स्कूल्स के बारे में बात हो रही है। क्लियर है? इसके अलावा और क्या हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गए हुए हैं फ्रांस विजिट के लिए। क्या कहाँ पर गए हुए हैं? फ्रांस में गए हैं। और थर्ड एडिशन एआई समिट को भी वर्चुअली उन्होंने जाके इनॉग्रेट किया है। अभी हम बात करने वाले हैं इंडिया एनर्जी वीक के बारे में। तो इंडिया एनर्जी वीक को भी वर्चुअली इनॉग्रेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है न्यू दिल्ली से। और ये आपको थर्ड एडिशन देखने को मिल जाएगा। पहला एनर्जी जो इंडियन एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया गया था वो बेंगलुरु में किया गया था 6 से 8 फरवरी 2023 में। सेकेंड जो एडिशन था वो 6 से 9 फरवरी में गोवा में किया गया था। और अभी आपको थर्ड एडिशन देखने को मिलेगा जो 11 से लेकर 14 ऑफ फेब में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो आपको थर्ड एडिशन देखने को मिल रहा है इंडिया एनर्जी वीक का। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया एनर्जी वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है तो 11 से लेकर 14 फरवरी के बीच में। यहाँ पर अलग अलग एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई जो भी कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने आइडियाज को शोकेस करने का काम करते हैं। अब इंडिया एनर्जी वीक को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो आप लोगों ने सुना होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है
फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी है ओएनजीसी जो कि प्रिंसिपल पार्टनर है, और फ्रांस की कंपनी जिसका नाम है टोटल एनर्जी, ये आपको इंटरनेशनल पार्टनर देखने को मिलेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए किस देश की कंपनी इंडिया एनर्जी वीक में इंटरनेशनल पार्टनर है, आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की कंपनी जिसका नाम है टोटल एनर्जीज। इसमें 120 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया है या पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा यूनानी डे भी हमने सेलिब्रेट किया। ठीक है, यूनानी डे कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी डे। 11 और 12 फरवरी को यूनानी डे की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये कॉन्फ्रेंस किस टॉपिक पर थी? तो ये कॉन्फ्रेंस आपके टॉपिक पर थी, इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशन अ वे फॉरवर्ड। अब 11 फरवरी को ही क्यों क्यों हम यूनानी डे मनाते हैं? 11 फरवरी को हम यूनानी डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? हमारे देश के एक फ्रीडम फाइटर, एक यूनानी फिजिशियन जिनका नाम है हकीम अजमल खान। तो 11 फरवरी को हकीम अजमल खान की बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसलिए 11 फरवरी को हम यूनानी डे मनाते हैं। कब से मना रहे हैं? सिंस 2018, 2018 से हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूनानी जो सिस्टम है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम मेडिसिन का आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको हिपोक्रेट्स की टीचिंग्स देखने को मिलती हैं। अब यूनानी डे की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो इसका ऑर्गेनाइजर है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च के बारे में। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काम करती है, और 1978 में यूनानी मेडिसिन में रिसर्च करने के लिए इस बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, एंड डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर एन नाजिर अहमद। ठीक। नाउ बात करते हैं अबाउट द हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान जी का जन्म 1864 में हुआ था, और इनका जिस परिवार में जन्म हुआ था तो उनके पेरेंट्स और ऑलरेडी यूनानी जो मेडिसिन टेक्निक्स है उसको प्रैक्टिस करते थे। इन्होंने हिंदुस्तानी दवा खाने का फॉर्मेशन दिल्ली में किया था 1905 में, और यूनानी और आयुर्वेदा मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था। इन्होंने यूनानी मेडिकल कॉलेज या स्कूल की स्थापना भी की थी महिलाओं के लिए। तो यूनानी मेडिकल स्कूल फॉर वीमेन एस्टेब्लिश करने का काम हकीम अजमल खान ने 1908 में किया था। ये हमारे देश के एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन भी किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के साथ इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फोकस किया, और 1921 में प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। क्लियर है? तो ये है आपके हकीम अजमल खान। डन। चलिए, अब बात करते हैं देश दुनिया की और खबरों पे। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमने यहाँ पर देख लिए। ना बात करते हैं यहाँ पे जेपी नड्डा के बारे में। जेपी नड्डा जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को संभालने का काम कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर पूरे इंडिया में एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन की शुरुआत की है, और कहा है हमारा टारगेट है कि 2027 तक हमारे देश से लिम्फेटिक फाइलेरिया के जो केसेस हैं उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इंडिया टारगेट टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरिया बाय द 2027। लिम्फेटिक फाइलेरिया आपका राउंड वॉर्म के कारण होता है, और इसे हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने वर्चुअली मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन की शुरुआत की है टू एलिमिनेट द लिम्फेटिक फाइलेरिया, और 2027 तक हमें इसे एलिमिनेट करना है। इसको इसको अभी 111 डिस्ट्रिक्ट 13 राज्यों में लॉन्च किया गया है। ये राज्य है आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एटसेट्रा। आपको राज्यों के नाम याद नहीं रखने, आपको याद रखना है कि 111 डिस्ट्रिक्ट और 13 राज्यों में हमने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन की शुरुआत की है, जिसका पर्पस क्या है? लिम्फेटिक फाइलेरिया को एलिमिनेट करना। इसे हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम एलिफेंटाइसिस के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, हमारे लेग्स में, लिम्स में इफेक्ट करता है। और ये एक थ्रेड लाइक पैरासाइट होता है जिसका नाम है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म के कारण ये बीमारी होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये न्यूज जो है वो इकोनॉमी टाइम्स की आपको न्यूज देखने को मिल जाएगी अबाउट द पीएम अजय स्कीम। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिव्यू प्रोग्रेस कमेटी बनाई है टू रिव्यू द पीएम अजय स्कीम, जो कि एम्फेसिस करता है इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर एससी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है पीएम अजय स्कीम के बारे में। तो पीएम अजय स्कीम को फिस्कल ईयर 2021-22 में लॉन्च किया गया था। पीएम अजय का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अनुसूचित जाति, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति
अभुदय योजना पीएम अजय योजना है, इसका पर्पस है शेड्यूल कास्ट का अपलिफ्टमेंट करना। शेड्यूल कास्ट का जो कम्युनिटी है उनको सोशल वेलफेयर जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसके अंदर कनेक्ट करना। जैसे कि आदर्श ग्राम योजना वन ऑफ द कंपोनेंट है पीएम अजय स्कीम का। इसका पर्पस है शेड्यूल कास्ट एरिया का अपलिफ्टमेंट करना, पॉवर्टी एलिमिनेट करना, गरीबी को हटाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, स्किल प्रोवाइड करना एटसेट्रा। ये सभी पीएम अजय स्कीम के पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको कब लॉन्च किया गया और इसका यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल में एक रिव्यू कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है। चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL के बारे में। तो HAL का एक ट्रेनी, आपको एक ट्रेनी क्राफ्ट देखने को मिलेगा। उसका नाम इन्होंने चेंज किया है रिसेंटली। तो HAL अपग्रेडेड हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 और इसको रीनेम करके किया है यशस। ठीक है, यहाँ पे हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कई सारे मॉडिफिकेशन किए हैं। इसमें जो भी कंपोनेंट हमने इंपोर्ट करके लगाए हुए थे उन सभी कंपोनेंट को हमने रिप्लेस कर दिया है मेड इन इंडिया कंपोनेंट से। ठीक है, इसके अलावा हमने कई सारे जो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स हैं उनको हटाने का काम भी किया है और एक लाइट वेट हमने इस क्राफ्ट को रेडी किया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने कई सारे मैसिव चेंजेस किए हैं इस ट्रेनी क्राफ्ट में और इसका नाम चेंज करके यशस कर दिया है। तो यशस किसका है? HAL का आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी काफी सारी न्यूज है। अभी आरबीआई का सर्कुलर है, सेबी का सर्कुलर है, सारी बातें देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जहां पर 1 साल से ऊपर का करंट अफेयर्स आता है तो आप लोगों के लिए एक मैगजीन है, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन, जिसमें 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का इंपॉर्टेंट डेटा कंपाइल किया है और इनके वीडियोज भी YT पे अवेलेबल है। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं और PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से और ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा एक करंट अफेयर्स की जनवरी मंथ की मैगजीन है जिसमें 250 क्वेश्चन और पूरे मंथ के वन लाइनर्स को इंक्लूड किया है। ये भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और आज की क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है तो एप्लीकेशन के फ्री सेक्शन में भी आपको ये मैगजीन ये आपकी PDF मिल जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक कि अगर मैटर क्लियर हो रहा है, सारी बातें समझ में आ रही है, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडिया सेट्स न्यू HS कोड फॉर GI टैग राइस एक्सपोर्ट। अब HS का मतलब क्या होता है? HS का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम। ठीक है, लगभग 200 से ज्यादा कंट्रीज ने इस HS सिस्टम को एडॉप्ट करके रखा है जो कि GI प्रोडक्ट के राइस एक्सपोर्ट से संबंधित है। तो इंडिया ने यहाँ पे नया HS कोड इंट्रोड्यूस किया है टू अलाउ द एक्सपोर्ट ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब GI रिकॉग्नाइज राइस वैरायटी, जैसे कि काला नमक वैरायटी है, ब्लैक राइस है, रेड राइस है। ये हमारे देश के GI प्रोडक्ट राइस है जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनकी एक्सपोर्ट की ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है, और इनको प्रिवेंट करने के लिए मतलब बासमती राइस और नॉन बासमती राइस GI प्रोडक्ट को अलग से सेग्रीगेट करने के लिए एक HS कोड को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया ने। दिस मूव डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द जनरल नॉन बासमती राइस टू प्रिवेंट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड प्रमोट ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, इसके लिए इस HS कोड को इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में अमेंडमेंट किए हैं और जो GI टैग राइस है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको HS कोड दिया है। ये जो HS कोड होता है वो यूनिक 6 डिजिट का आपको कोड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूनिक आपको ये 6 डिजिट का कोड मिल जाएगा और इसको रन कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे रन करने का काम कर रही है। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने टैरिफ एक्ट में रिकमेंडेशन किए हैं या टैरिफ एक्ट में अमेंडमेंट किए हैं और इसको पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो HS एक ग्लोबल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको डेवलप करने का काम वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने किया था और इसमें एक 6 डिजिट का कोड यहाँ पे दिया जाता है कम्युनिटी को उनको क्लासिफाई करने के लिए। इंडिया वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर देखने को मिलेगा और हमारे देश के जो राइस है या राइस इंपोर्टिंग कंट्रीज है वो चाइना, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं RBI फॉर्म वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग ऑफ फाइनेंस मार्केटिंग। ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है
ठीक है, तीसरी बार है जब इस तरीके के वर्किंग ग्रुप को, इस तरीके की कमेटी को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि हमारे जो ट्रेडिंग होते हैं, आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग टाइमिंग है उसके सेटलमेंट के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, अगर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो चेंजेस करने के लिए एक 9 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। और ये कमेटी अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है वो 30 अप्रैल 2025 तक सबमिट करेगी। बात समझ में आई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9 मेंबर की एक वर्किंग ग्रुप कमेटी का फॉर्मेशन किया है टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग फॉर फाइनेंशियल मार्केट। इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? राधा श्याम राठो कर रहे हैं, जो कि आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, राधा श्याम जी। ठीक है, और 8 अलग और मेंबर्स हैं जो कि टाइमिंग, उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, जो इंप्रूवमेंट है, उसके बारे में रिकमेंडेशन करेंगे और अपनी फाइनल रिपोर्ट को 30 अप्रैल 2025 को सबमिट करने का काम करेंगे। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली न्यूज में है। 2-4 पर्सन है, शॉर्ट में उनको देखेंगे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, कभी एग्जाम में पूछ लिया भूले भुटके तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे लेबनान के बारे में, जो कि मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर के साथ बॉर्डर शेयर करता है और बेरूत इसकी कैपिटल है। तो लेबनान में फाइनली गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो चुका है और लेबनान के जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है नवाफ सलाम। नवाब सलाम आपको फॉर्मर प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के देखने को मिल जाएंगे और इन्हें 53 नंबर का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है लेबनान का, और इनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट जोसेफ ओन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले पर्सन जिन्हें सीए इन यूनिफॉर्म कहा जाता है। आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म में है, ये आपके एक आईपीएस ऑफिसर हैं। आईपीएस ऑफिसर होने से पहले ये सीए रह चुके हैं, इन्होंने सीएस किया है। और हमारा जो सेल है, सेल में फाइनेंस एंड अकाउंट को संभाला है, राउरकेला स्टील प्लांट में फाइनेंस एंड अकाउंट को संभालने का काम किया है, इसलिए इन्हें सीए इन यूनिफॉर्म में कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सीए इन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो रिसेंटली आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है दीपक कुमार केडिया, इनका नाम क्या है? दीपक कुमार केडिया। इन्हें रिसेंटली सीए इन पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है। तो सीए इन पब्लिक सर्विस अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा दीपक कुमार केडिया को दिया गया है, जो कि आईजी हेडक्वार्टर एनएसजी में काम करते हैं। और ये अवार्ड किसने दिया है? तो ये अवार्ड दिया है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड इन्हें दिया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं आपके फोर्सेज में, एनएसजी में, इसलिए इन्हें सीए इन यूनिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, अगले पर्सन है जो कि एक आईआरएस ऑफिसर है जिनका नाम है मेमुन आलम। मेमुन आलम को डायरेक्टर बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में डायरेक्टर कौन बन चुके हैं? मेमुन आलम बन चुके हैं, आने वाले 5 सालों के लिए या फिर फर्दर ऑर्डर के लिए। अगले पर्सन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उनका नाम है जस्टिन होटार्ड। ये है जस्टिन होटार्ड, जो कि अभी इंटेल में काम करते हैं। कहाँ पर काम करते हैं? इंटेल में। इंटेल में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को संभालने का काम करते हैं। और नोकिया ने इन्हें अपॉइंट किया है, तो अभी नोकिया के नए सीईओ आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका पर्पस यही है इनको हायर करने का, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नोकिया में भी इंट्रोड्यूस करें। और 1 अप्रैल से 2025 से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। तो नोकिया ने रिसेंटली जस्टिन होटार्ड को अपॉइंट किया है एज अ न्यू सीईओ, जिनका टेन्योर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और ये सक्सीड करेंगे पेका लुंडमार्क को। अब जो नोकिया कंपनी है, 1865 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और फिनलैंड फिनलैंड की कंपनी आपको नोकिया देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे आरबीआई ने एक और नया रिफॉर्म किया है। आपके जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंक्स को भी तो अपने इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? तो यहाँ पर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए एक नया डोमेन तैयार किया है डिजिटल बैंकिंग के लिए। तो आरबीआई ने लॉन्च किया है बैंक.इन एंड fin.in फॉर सिक्योर डिजिटल बैंकिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस ऑफ एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन को लॉन्च किया है। तो हमारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट है उनके लिए डोमेन होगा बैंक.इन, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके लिए डोमेन नेम क्या होगा? fin.in। और ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने लॉन्च किया है, जिससे होने वाले साइबर थ्रेट्स, जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और डिजिटल पेमेंट स्पेस लगातार ग्रो हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए now बात करते हैं सेबी के एक सर्कुलर के बारे में। सेबी अलाउ रिटेल इन्वेस्टर टू ज्वाइन एल्गो ट्रेडिंग फ्रॉम 1 अगस्त 2025। अब यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग का मतलब होता है एल्गोरिदम ट्रेडिंग। इस कहानी को समझने से पहले आप इस वीडियो को या इस स्लाइड को समझिए।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है? या तो आप मैन्युअली ट्रेडिंग कर सकते हैं या आप एक कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम ट्रेडिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग होती है उसमें ऑलरेडी एल्गोरिथम सेट होती है और वो ऑटोमेटिक आपके डिसीजन को लेता है और ऑटोमेटिकली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, फास्ट होता है, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, इसके अपने रूल्स होते हैं और यहाँ पे आपको बार-बार मतलब एंट्री, एग्जिट, टारगेट ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली इसकी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करता है। इसे हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग कहते हैं। अभी तक ये जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग है ये केवल और केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए थी, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं थी। लेकिन अब सेबी ने कहा है ये जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग है वो आपके रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी होगी, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए तो है ही और ये 1 अगस्त 2025 से इफेक्ट में आएगा। तो market regulator SEBI has introduced a revamped regulatory framework to allow retail investor to participate in algo trading, which was previously limited to institutional investor. इसके लिए जो स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा, जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, वो तैयार करेगा ब्रोकर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम 1 अप्रैल 2025 तक और ये अप्लाई कब से होगा? ये इफेक्ट में आएगा 1 अगस्त 2025 में। ठीक है। ना बात करते हैं पेंडोरा मिशन। तो पेंडोरा मिशन किसका है? नासा का है और नासा इस पेंडोरा मिशन को 2025 में लॉन्च करेगी। कब लॉन्च करेगी? ये 2025 में। अब क्या करेगा ये पेंडोरा मिशन? तो हमारे 20 से ज्यादा एटमॉस्फेयर में जो एक्सोप्लैनेट है, 20 से ज्यादा जो एक्सोप्लैनेट है एटमॉस्फेयर में, इनमें कैसे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, क्या क्लाइमेट कंडीशन है, वाटर वेपर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और वाटर या हैबिटेट अवेलेबल है कि नहीं, उसके इंडिकेशन है कि नहीं, इसका बात का पता लगाएगा यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ टेलीस्कोप जिसमें इंक्लूड है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो पेंडोरा मिशन किसका है? नासा का मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब कुछ समय पहले पूरे भारत में आपको एक लंपी बीमारी देखने को मिल रही थी, लंपी डिसीज। लंपी डिसीज जो है वो जानवरों में होती थी। ठीक है, तो लंपी डिसीज के लिए वैक्सीन को रेडी कर लिया गया है। तो लंपी स्किन डिसीज वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक ग्रुप। किसने डेवलप किया है? भारत बायोटेक ग्रुप ने किया है। और इसमें इनका कंट्रीब्यूशन या कोलैबोरेशन किसने किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। और इसको लाइसेंस भी मिल चुका है और लाइसेंस देने का काम सिडिस्को ने किया है। तो एनिमल हेल्थ वैक्सीन मेकर भारत बायोटेक ग्रुप ने रिसेंटली इनको लाइसेंस मिल चुका है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सिडिस्को का फॉर द लंपी स्किन डिसीज। ठीक है, और इसको बनाने में, डेवलपमेंट करने में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का कंट्रीब्यूशन है। इस इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम है बायो लंपी वैक्सीन। ठीक है, बायो लंपी वैक्सीन, इस वैक्सीन का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कोल इंडिया विंस गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड 2024। सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो कोई भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अच्छा सारा काम करता है, डोनेशन करता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो कोल इंडिया लिमिटेड को प्रेस्टिजियस गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया है 19th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मुंबई में हुई थी। इस अवार्ड को रिसीव करने का काम कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन पीएम प्रसाद ने किया है और डायरेक्टर हैं विनय रंजन। ठीक है, पिछले 5 सालों में अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोल इंडिया ने जो काम किए हैं, जिस उसके कारण इन्हें गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है, जिस अवार्ड की शुरुआत 1991 में हुई थी। चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे। अभी हमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में बात करनी है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि हमने कल क्या पढ़ा था। रिवीजन करना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आगे आगे पढ़ते जाएं, पुराना पीछा सारा भूल जाएं, क्योंकि आपको 1 साल के करंट अफेयर्स मिनिमम याद करने हैं आपके आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर पहले बात कर लेंगे रिकैप पे। तो 11 फरवरी को हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि इंडिया ने 100 गीगावाट की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर दिया और हमने 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम किया है। फिर बीजेपी पावर में आ चुकी है दिल्ली में और बीजेपी को 48 सीट्स मिल चुकी हैं। इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है इन द लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन और इंडिया के 370 प्रोजेक्ट जो है उन्हें सर्टिफिकेशन मिला है ग्रीन बिल्डिंग का। इंडिया को फीचर किया गया है यूएन ऑनर रोल ऑफ टाइमली बजट पेमेंट और 2025 में यूनाइटेड नेशन में जो हमारा बजट हमने जो पेमेंट किया है वो कितना है? $37.64 मिलियन है।
फिर अपनी अपनी बात हुई थी यहाँ पर किसके बारे में, मोरंत गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में जो कि मध्य प्रदेश में है, और मेलघाट टाइगर रिजर्व और सतपुरा टाइगर रिजर्व के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा, जिसपे ऑब्जेक्शन या कंसर्न रेज किया है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने दोनों ने सक्सेसफुली कंडक्ट की है विंग्ड राइडर मिलिट्री एक्सरसाइज। फिर सिक्किम पहला राज्य, सिक्किम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पहला राज्य बन चुका है जिसे पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल का पहला ग्रीन रेटेड स्कूल टाइटल दिया गया है। तो पहला ग्रीन रेटेड स्कूल कहाँ पर है, पीएम श्री स्कीम के अंदर सिक्किम में है। उड़ीसा ने रिसेंटली विकसित गांव स्कीम को लॉन्च किया जिसमें 5 सालों में 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। कर्नाटका को नक्सल फ्री डिक्लेयर किया है आफ्टर द फाइनल सरेंडर। सिंगापुर टॉप कर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, भारत 80वें स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगा। पनामा, पनामा पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री थी जिसने बीआरआई प्रोजेक्ट को लॉन्च ज्वाइन किया था। और अब फाइनली पनामा ने एग्जिट ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। फिर पाकिस्तान ने चाइना के चैंग ई 8 मिशन को ज्वाइन किया है और चैंग ई 8 मिशन को 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रो, इन्होंने मिलकर इंडिया का नया कॉन्सुलेट जनरल ओपन किया है, कहाँ पर, मार्सले में। फिर क्रायोजेनिक फैसिलिटी फॉर प्लांट कंजर्वेशन अप्रूव कर दिया गया है तमिलनाडु के कोयम्बतूर में। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसे एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा जो 6 सालों के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट है। इंडिया और इजिप्ट के बीच में हमने साइक्लोन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज देखा जो कि राजस्थान में हो रही है। और नमीबिया के पहले प्रेसिडेंट जिन्हें फादर ऑफ नेशन नमीबिया के लिए जाना जाता है, उनका नाम है सैम नुजोमा, ही पास्ड अवे, इनका निधन हो गया है। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस की थी। ना बात करते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि हम सभी को पता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप बहुत ही ज्यादा रेयर है। बहुत ही कम ह्यूमंस हैं जिनके शरीर में बॉम्बे ब्लड ग्रुप देखने को मिल जाता है। तो एक 30 साल की महिला है जिनका बॉम्बे ब्लड ग्रुप था और इनका सक्सेसफुली हमने किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया है, इसलिए आपको ये मामला न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप को हम एच के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एच ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है जिसकी डिस्कवरी पहली बार 1952 में, इसे इसकी डिस्कवरी पहली बार 1952 में की गई थी। किसने की थी, वाई एम भेंडे ने। बाय एम वेंडे का नाम आपको याद रखना है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। साइंस वाले पोर्शन से ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1952 में पहली बार बॉम्बे ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया था, वाई एम वेंडे। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, कोई भी ब्लड ग्रुप, चाहे आप एबीओ के बारे में बात करो, आपका जो एबीओ सिस्टम है जो कि कार्ल लैंड स्टीनर ने हमें दिया है, एबीओ सिस्टम, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, इस तरीके से आपके ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड में एक एंटीजन होता है, ब्लड में एक एंटीबॉडी होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने सीखी हैं, हमको आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन जो आपका एच ब्लड ग्रुप है या बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इसमें ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, और एंटीजन को बनाने के लिए जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है, मतलब एच, वो एच भी यहाँ पर मिसिंग होता है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें ए, बी और एच एंटीजन नहीं होते जो कि कॉमनली एबीओ सिस्टम में पाए जाते हैं। नॉर्मली एच जो एंटीजन होता है वो बेस स्ट्रक्चर होता है ए और बी एंटीजन के लिए। तो ए और बी तो नहीं है और एच भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। केवल यहाँ पर 0.004% ही लोग हैं पूरे दुनिया में जिनके पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। यहाँ पर एक टेबल है, जैसे कि ए जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है। बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है, ए एंटीबॉडी है, और एच वो प्रोटीन है। ए एच जो बेस स्ट्रक्चर है जो कि ए और बी एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर आप देखेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसमें ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है और एच एंटीजन भी नहीं है। मतलब ये तीनों एंटीबॉडी हैं, एंटीजन यहाँ पर नहीं है। ये खास बात होती है बॉम्बे ब्लड ग्रुप की, इसलिए इसे एच ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी कुछ और बातें हैं, कुछ और भी करंट अफेयर्स हैं, लेकिन उसको हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द ऑपरेशन कोड नेम ऑपरेशन डेविल हंट। तो ऑपरेशन डेविल हंट करके एक नया ऑपरेशन किसने लॉन्च किया है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। तो बांग्लादेश वो कंट्री है जिसमें ऑपरेशन डेविल हंट को लॉन्च किया है और लगभग 1300 लोगों को, 1300 पर्सन्स को यहाँ पे अरेस्ट करने का काम किया है। अभी पिछले 4-5 दिनों में बांग्लादेश में काफी ज्यादा वायलेंस हुआ था, काफी ज्यादा हिंसा हुई थी, और फॉर्मर जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रही है बांग्लादेश की, शेख हसीना, उनसे संबंधित जो भी प्रॉपर्टी है उसे डिस्ट्रॉय करने का काम, उसे जलाने का काम किया गया। इतना ही नहीं, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं जिनका नाम है शेख मुजिबुर रहमान, इनका जो एंशियंट हाउस था उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश
कोशिश की गई, जिसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन डेविल हंट इंट्रोड्यूस किया बांग्लादेश में। किसने इंट्रोड्यूस किया? तो बांग्लादेश की जो इंतरिम गवर्नमेंट है, इंतरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस, इन्होंने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और लगभग 1300 लोगों को अरेस्ट करने का काम किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ विकसित गांव विकसित उड़ीसा स्कीम? इसका मतलब क्या है? इसका पर्पस है आपका जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव का जो ग्रामीण क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रेडी करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिज द डिवाइड बिटवीन विलेजेस एंड टाउन। रियल मैड्रिड मार्सेलो हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 36। मार्सेलो जो है वो किस कंट्री के इंटरनेशनल फुटबॉलर है जो कि रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे? आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील के इंटरनेशनल फुटबॉलर आपको देखने को मिल जाएंगे, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट एरो इंडिया शो इन बेंगलुरु। तो एशिया का सबसे बड़ा जो एरो इंडिया शो होता है बेंगलुरु में होता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी, इस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। In which boxing category did Lovnina Borhagan win the gold medal at the 38th नेशनल गेम? तो 38 नेशनल गेम्स हो रहे हैं उत्तराखंड में, इसमें लोवनीना को किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है? तो इन्हें जो गोल्ड मेडल है वो 75 केजी कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं शिव थापा, इन्हें 63.5 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला हुआ है। एक बार आपके नेशनल गेम्स हो जाए, मेडल टैली हम देख लें, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। विच स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर डांस? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट झूमर डांस कौन होस्ट करने वाला है? आसाम राज्य। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन। साइक्लोन जो है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है जो कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुई। पूछा जा रहा है ये कौन सा एडिशन था साइक्लोन एक्सरसाइज का? आंसर हो जाएगा ये आपको थर्ड एडिशन मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो या पीडीएफ में तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। रिसेंटली जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई है उनकी एक छोटी सी लिस्ट है ये। ठीक है, जिसमें सूर्य किरण एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। फिर हरिमाऊ शक्ति इंपॉर्टेंट है जो इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। साथ ही साथ 9 फरवरी 9 ऑफ फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे भी डिक्लेयर किया है। तो गल्फ ऑफ अमेरिका डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 9 ऑफ फेब को किया जाएगा और गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। पूछा जा रहा है कि गल्फ ऑफ अमेरिका या फिर गल्फ ऑफ मेक्सिको कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो आंसर हो जाएगा मैक्सिको और क्यूबा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिको एंड क्यूबा। ठीक है। हु हैज बिकम द सेकेंड ओल्डेस्ट क्रिकेटर टू मेक अ ओडीआई डेब्यू फॉर इंडिया? तो ओडीआई डेब्यू करने वाले सेकेंड ओल्डेस्ट क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? फारूक इंजीनियर के बाद पहले जो ओल्डेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने ओडीआई डेब्यू किया था वो फारूक इंजीनियर हैं। सेकेंड नंबर पे वरुण चक्रवर्ती आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। हु विल सक्सीड पेका लुंडमार्क एज अ सीईओ ऑफ नोकिया? तो नोकिया के नए सीईओ कौन बन जाएंगे? आंसर हो जाएगा जस्टिन जस्टिन होटर्ड बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड यूनानी डे हमने 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हकीम अजमल खान की। पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड यूनानी डे की थीम क्या है? इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटरग्रेटिव हेल्थ सोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द सिंगल टाइटल एट द 2025 मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट? तो मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है जिल जिल टेकमैन ने। जिल टेकमैन जो कि आपको स्विट्जरलैंड के प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स? तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है? विंग्ड राइडर आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेन सिंह ने रेजिग्नेशन कर दिया है, गवर्नर को अपना इस्तीफा दिया है। पूछा जा रहा है मणिपुर के गवर्नर कौन है? ये 5 ऑप्शन है, सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मणिपुर के गवर्नर का नाम क्या है। मोर अपडेट के लिए आप मुझे डेली करंट अफेयर्स में फॉलो कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स 9 बजे होते हैं और एक बार लिंक को शेयर कर देंगे और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे और सभी लोगों को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। ओके।